राधापुर गांव की वो ठंडी शाम थी जब सूरज ढलते ही हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। गांव के बीच में पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे हर शाम आग जलती थी। आज भी हम दो दोस्त वहां बैठे थे, मैं और मेरा जिगरी दोस्त मोहन, दोनों हाथ सेक रहे थे। आग की लपटें हमारे चेहरों पर हल्की हल्की रोशनी डाल रही थीं, लेकिन हमारी बातें कहीं दूर जा रही थीं। अरे मोहन भाई, आज फिर वो पुरानी सड़क वाली बात याद आ गई। शाम को जब मैं खेत से लौट रहा था तो लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पीछे चल रहा हो, पैरों की आहट। लेकिन जब मुड़ा तो कोई नहीं था। मैंने कहा, हाँ यार हरी, गांव वाले कहते हैं वो सड़क अब पहले जैसी नहीं रही। रात में कोई अकेला जाता है तो आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुरानी यादें बुला रही हों। लेकिन भाई मैं तो कहता हूं कि आजकल दिन में भी मन में एक अजीब सा डर बैठ गया है। मोहन ने अपनी बात रखी। हम दोनों चुप हो गए। हवा में सूखे पत्तों की हल्की सरसराहट थी, आग की चिंगारियां ऊपर उड़ रही थीं। तभी पीछे से कदमों की धीमी आहट आई। एक साया निकला, गांव के पुराने स्कूल के मास्टर साहब विष्णु प्रसाद जी। वो सालों से बच्चों को पढ़ाते थे और शाम को यहीं बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते थे। लेकिन आज उनके चेहरे पर कुछ अलग सा भाव था, जैसे कोई पुरानी याद उन्हें कचोट रही हो। मास्टर जी नमस्ते, इधर आइए ना, आग ताप लीजिए, आज ठंड बहुत है, मैंने कहा। जी मास्टर जी, बैठिए। आजकल आप थोड़े चुपचाप से लग रहे हैं, कुछ बात है क्या? मोहन ने पूछा। नमस्ते बेटो, बस यादें, पुरानी यादें। तुम लोग उस पुरानी सड़क की बात कर रहे थे ना, वो जो गंगापुर जाती है। वो जगह तो सच में, लेकिन मेरे साथ जो हुआ था वो इससे भी ज्यादा अजीब था, मास्टर जी ने जवाब दिया। मास्टर जी, वो वाली घटना जब आप गंगापुर गए थे ना, प्लीज सुनाइए ना। शाम की आग है, मौसम ठंडा है, आज की रात तो पूरी हो जाएगी सुनकर, मैंने उत्साह से कहा। हाँ जी मास्टर जी, बहुत दिनों से नहीं सुनी, आज पूरी सुनाइए, हम रात भर सुनने को तैयार हैं, मोहन ने हामी भरी। आग की रोशनी विष्णु प्रसाद जी के चेहरे पर पड़ रही थी और उस रोशनी में उनकी आंखों में वो पुरानी रात फिर से जी उठी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। ठीक है बेटो, सुनाता हूं, लेकिन ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी की वो रात है जिसने मुझे सिखाया कि कभी कभी अजनबी की मदद करना भी कितना मुश्किल हो जाता है। 16 साल पहले की बात है। उस वक्त मेरी उम्र 30 साल थी। स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन छुट्टियों में रिश्तेदारी निभानी पड़ती थी। मेरे बड़े चाचा जी गंगापुर में रहते थे, उनकी बेटी की शादी थी। मैंने सोचा पैदल ही चला जाऊंगा गंगापुर गांव। राधापुर से करीब 25 किलोमीटर दूर था। रास्ता पुरानी सड़क से होकर जाता था। दोनों तरफ पुराने पीपल के पेड़ और बीच में घास उगी हुई। मास्टर जी ने अपनी बात जारी रखी। शाम के 7 बज चुके थे जब मैं निकला। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा ठंडी हो रही थी। सड़क सुनसान थी, सिर्फ दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। करीब 3 किलोमीटर चला ही था कि सामने से एक साया दिखा। एक औरत खड़ी थी। मैं रुक गया। भाई साहब, गंगापुर जा रहे हो? मुझे भी साथ चला लो, रात हो गई, अकेली हूं, उस औरत ने कहा। आइए, लेकिन इतनी रात को आप अकेली कहां जा रही हैं? मैंने पूछा। मेरा नाम गोमती है। गंगापुर में मेरी बहन की तबीयत खराब है। मैं बस से आ रही थी, लेकिन वो छूट गई। हम साथ चलने लगे। सड़क और अंधेरी हो गई और हवा में एक हल्की सी ठंडक पड़ गई। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और यादगार सफर बनने वाला था। मास्टर जी और गोमती साथ चलने लगे। पुरानी सड़क अब और अंधेरी हो चुकी थी। गोमती उनके बगल में चल रही थी, बहुत धीरे लेकिन लगातार। गोमती जी, आपकी बहन की तबीयत कितनी खराब? क्या डॉक्टर को दिखाया था? मास्टर जी ने पूछा। बहुत दिनों से खराब है मास्टर जी। रात को अचानक बुखार चढ़ जाता है। डॉक्टर दूर हैं और गांव में कोई मदद नहीं करता। सब अपने घरों में बंद रहते हैं। वे चलते रहे। सड़क पर कहीं कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ दूर दूर से रात के पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। विष्णु प्रसाद जी ने बात जारी रखी। गांव की फसलें, स्कूल के बच्चे, पुरानी यादें। लेकिन गोमती बहुत कम बोल रही थी, सिर्फ हाँ या हाँ हाँ में जवाब।
अजीब बात यह थी कि गोमती के पैरों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। विष्णु प्रसाद जी की चप्पलों की थप-थप साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन गोमती जैसे हवा में चल रही हो। हवा में एक हल्की सी ठंडक बढ़ गई थी, जैसे कोई पुरानी याद हवा में घुल गई हो। गोमती जी, आपकी आवाज बहुत धीमी है, ठंड से गला तो नहीं बैठ गया? मास्टर जी ने पूछा। नहीं मास्टर जी, बस पुरानी आदत है चुप रहने की, बहुत सालों से। करीब आधा घंटा चले। सड़क अब घनी हो गई थी और दोनों तरफ घास ऊंची हो गई थी। तभी दूर से किसी की धीमी पुकार सुनाई दी, बहुत हल्की लेकिन साफ, जैसे कोई पुरानी आवाज हवा में खुलकर आ रही हो। भाई साहब, सुन रही हो गोमती जी ये आवाज? मास्टर जी ने पूछा। हाँ, शायद हवा हो या कोई पुरानी याद। चलते रहिए मास्टर जी, गंगापुर अब ज्यादा दूर नहीं। वे आगे बढ़े। पुकार कभी तेज होती, कभी धीमी। विष्णु प्रसाद जी का मन बेचैन होने लगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी, लेकिन लगा जैसे कोई छाया बहुत दूर से देख रही हो। तभी सड़क के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ दिखा। पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था, जो पुराना और टूटा फूटा था। गोमती अचानक रुकी। मास्टर जी, यहां रुकिए, मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या हुआ? ये पेड़, बहुत साल पहले यहां मेरी बहन खेल रही थी। वो यहां आई थी और फिर कभी नहीं लौटी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चली गई। विष्णु प्रसाद जी ने पेड़ की तरफ देखा। अंधेरे में पेड़ बहुत बड़ा और पुराना लग रहा था। तभी पेड़ से एक हल्की सी हवा आई, साथ में वही पुकार, अब और करीब। भाई साहब। गोमती जी, चलिए यहां से, ये जगह ठीक नहीं लग रही, मास्टर जी ने कहा। मास्टर जी, मेरी बहन अभी भी यहां है, वो मुझे बुला रही है। विष्णु प्रसाद जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर धुंध छा गई थी और दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था। गोमती अब पेड़ के बहुत करीब खड़ी थी। उसकी साड़ी हवा भी हिल रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर ठीक से नहीं लग रहे थे। पुकार अब और तेज हो गई थी, चारों तरफ से, भाई साहब, भाई साहब। तभी दूर से एक और आवाज आई, किसी की चिल्लाहट, मास्टर जी, वहां मत रुको। विष्णु प्रसाद जी ने देखा, सड़क पर एक साया आ रहा था। कोई आदमी तेज तेज दौड़ता हुआ आ रहा था, लेकिन धुंध में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कौन है? साया करीब आया। वो रामू काका थे, वही जो पहले बैलगाड़ी चलाते थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर डर था। वे हांफते हुए पहुंचे। बेटा, ये गोमती नहीं है, ये वो है जो 20 साल पहले इसी पेड़ के नीचे। चलो यहां से, बहुत देर हो चुकी है। विष्णु प्रसाद जी ने रामू काका का हाथ पकड़ा। दोनों भागने लगे। पीछे से गोमती की आवाज अब हल्की हंसी में बदल गई थी, लेकिन वो हंसी दुख की नहीं थी। दोनों भागते रहे। धुंध में सड़क गायब हो गई थी, लेकिन दूर से गंगापुर की रोशनी की एक हल्की सी झलक दिखने लगी थी। तभी सड़क खत्म हुई। सामने गंगापुर का छोटा सा प्रवेश द्वार दिखा। गांव की रोशनी अब साफ दिख रही थी। घरों के छोटे छोटे दिए और दूर से मंदिर की घंटी की आवाज। बेटा, पहुंच गए, अब यहां से आगे मत जाना, सुबह होने दो, रामू काका ने कहा। काका, क्या वो सच में? सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो हुआ वो हुआ। अब घर जाओ, चाचा जी इंतजार कर रहे होंगे। विष्णु प्रसाद जी ने रामू काका को धन्यवाद कहा। रामू काका मुस्कुराए और धुंध में वापस चले गए। विष्णु प्रसाद जी गांव की तरफ चले, लेकिन मन में अब भी वो पुकार गूंज रही थी। गंगापुर पहुंचकर उन्होंने चाचा जी के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, चाचा जी बाहर आए। विष्णु, इतनी रात को कहां थे बेटा? चाचा जी ने पूछा। चाचा जी, रास्ते में थोड़ा वक्त लग गया। उस रात विष्णु प्रसाद जी सो नहीं पाए। बाहर हवा में अभी भी एक हल्की सी पुकार लग रही थी, लेकिन अब वो दूर थी, बहुत दूर। सुबह होने वाली थी। सुबह हुई, सूरज निकला और गांव में नए दिन की शुरुआत हो गई। विष्णु प्रसाद जी ने चाचा जी को पूरी बात बताई। गोमती की मुलाकात, वो पुकार और रामू काका की चेतावनी। बेटा, गोमती की कहानी गांव में सब जानते हैं। 20 साल पहले वो अपनी बहन को ढूंढने निकली थी। रात में सड़क पर खो गई। बहुत ढूंढा गया, लेकिन कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं वो अब भी उस सड़क पर भटकती है।
जो रात में उसकी पुकार सुनता है वो कभी भूल नहीं पाता, लेकिन तुम लौट आए ये अच्छी बात है। चाचा जी, वो अकेली लग रही थी, बहुत उदास। विष्णु प्रसाद जी ने कहा, बेटा, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन तुमने उसकी पुकार सुनी और फिर भी लौट आए, शायद यही उसकी मदद है। अब उसकी याद को शांति मिलेगी। उसके बाद विष्णु प्रसाद जी ने कभी रात में अकेले उस पुरानी सड़क से सफर नहीं किया। शादी में सब खुश हुए, लेकिन उनके मन में वो रात हमेशा रही। वो पुकार कभी कभी सपनों में सुनाई देती थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लगती थी, बस एक पुरानी उदासी की तरह। बेटो, कभी कभी रात में कोई पुकार सुनाई दे तो ध्यान से सुनना, लेकिन उस पुकार के साथ मत चलना, क्योंकि कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमें रोकना चाहती हैं, लेकिन सुबह की रोशनी हमेशा रास्ता दिखाती है। वाह मास्टर जी, बहुत गहरी बात थी, मैंने कहा। वे धीरे धीरे घर की तरफ चले गए। राधापुर गांव में अगली शाम फिर आई। सूरज ढलते ही वही पुराना बरगद का पेड़, वही आग, वही लकड़ियों की चटकती आवाज, लेकिन आज हवा में कुछ अलग था। जैसे कोई मास्टर जी के जाने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ हम दोनों, मैं और मोहन ही बचे थे। आग की लपटें लगभग बुझ चुकी थीं और केवल लाल अंगारे धधक रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो सिर्फ रात के कीड़ों की आवाज से टूट रही थी। यार हरी, मास्टर जी ने जो कहा था उसके बाद से तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि वो साया अभी भी हमारे आसपास ही है, मोहन ने धीमी आवाज में कहा और आग के और करीब खिसक गया। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें घूर रही हो। तभी ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और बरगद के सूखे पत्ते जोर से उड़ने लगे। बुझी हुई आग में से अचानक एक नीली लौ उठी और उसके साथ ही मास्टर जी की बातों की ठीक उलट एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुम भी वहीं रहोगे। हम दोनों अपनी जगह से उछल पड़े। यह आवाज मास्टर जी की नहीं, बल्कि एक औरत की थी, बहुत ठंडी और भारी, ठीक वैसी ही जैसी मास्टर जी ने गोमती के बारे में बताई थी। मोहन कांपने लगा। हरी, वो आवाज सुनी तुमने? चलो यहां से घर चलते हैं। हमने जैसे ही भागने की कोशिश की, हमारे पैरों के नीचे की जमीन मानो बर्फ जैसी ठंडी हो गई। बरगद के विशाल कने के पीछे से एक धुंधला सफेद साया बाहर निकला। उस साये ने अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस आंखों में एक गहरा सूनापन था। उसने एक बार फिर अपना नाम दोहराया, गोमती। अब हमें समझ आ गया था कि मास्टर जी ने हमें पूरी बात नहीं बताई थी। उस रात के बाद गोमती सिर्फ गंगापुर तक ही सीमित नहीं रही थी, वो उस पुराने रास्ते और इस बरगद के पेड़ के बीच फंसी हुई थी। तभी उस साये में से एक और आवाज गूंजी, मास्टर जी की ही आवाज, लेकिन बहुत डरावनी और कटी फटी। मदद, मैंने भागकर गलती की, अब तुम्हारी बारी है। चारों तरफ अंधेरा गिरता जा रहा था और गांव के रास्ते मानो गायब हो चुके थे। हम दोनों वहीं जम गए और दूर से आती हुई वो पुकार अब और तेज होने लगी थी। भाई साहब, भाई साहब। उस कटी-फटी आवाज ने जैसे हमारे दिल की धड़कन ही रोक दी थी। मेरे पैर तो मानो जमीन से चिपक गए थे। मोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन उस ठंडी फुसफुसाहट ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। तुम दोनों बहुत देर से बातें कर रहे थे, अब तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। गोमती का साया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। उसके पैरों की कोई आहट नहीं थी, बस उसकी सफेद साड़ी हवा में फड़फड़ा रही थी। तभी मुझे मास्टर जी की आखिरी बात याद आई, सुनो लेकिन डरो मत, जवाब दो। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। जो हुआ वो बीती बात है, तुम अब शांत हो जाओ। जैसे ही मैंने ये कहा, बरगद के पेड़ के चारों ओर उड़ती हुई धूल और सूखे पत्ते एकदम से थम गए। गोमती का साया रुक गया। उसने अपना सिर उठाया और उसकी सूनी आंखों से मानो एक पल के लिए आंसू बह निकला। उसकी आवाज अब पहले से थोड़ी नरम थी। मुझे बहुत अकेलापन लगता है, कोई मेरी बात नहीं सुनता। हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, मोहन ने भी हिम्मत दिखाते हुए कहा। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन रास्ता गलत है।
उस साए ने एक बार फिर हवा में अपना हाथ उठाया और कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो इस रास्ते पर फिर कभी रात को अकेले मत आना। याद रखना, कुछ यादें हमेशा जीवित रहती हैं। इतना कहते ही एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और वो साया धुएं की तरह आसमान में विलीन हो गया। चारों तरफ फिर से वही पुरानी खामोशी छा गई, लेकिन इस बार हवा में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। हमने एक राहत की सांस ली। हमारी टांगों की कंपनी धीरे धीरे कम होने लगी। आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी, लेकिन अब हमें वहां रुकने की हिम्मत नहीं थी। चलो मोहन, घर चलते हैं, मैंने कहा, और हम दोनों बिना पीछे मुड़े अपने अपने घरों की ओर भाग पड़े। उस रात के बाद से आज तक राधापुर की उस पुरानी सड़क पर रात को कभी कोई सन्नाटा नहीं रहा, और हम दोनों ने भी कभी सूरज ढलने के बाद उस बरगद के पेड़ का रुख नहीं किया। यादें सच में हमें रोक सकती हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत रखें तो वे हमें रास्ता भी दिखा देती हैं। उस रात के बाद से राधापुर गांव में सब कुछ सामान्य तो दिखने लगा था, लेकिन हमारे दिलों से वो खौफ पूरी तरह नहीं निकला था। कुछ दिन बीत गए और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट आए, लेकिन एक शाम जब गांव में अचानक बिजली चली गई और पूरा राधापुर घने अंधेरे में डूब गया, तो उस रात का डर फिर से ताजा हो गया। मैं और मोहन अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों तरफ एक भारी सन्नाटा था। ठीक वैसे ही हालात थे जैसे मास्टर जी ने अपनी कहानी में बताए थे। तभी हमें गांव के प्रवेश द्वार की तरफ से किसी की आहट सुनाई दी। कोई बहुत भारी और धीमी चाल से हमारे घर की ओर बढ़ रहा था। उस अंधेरे में हमें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे वो साया करीब आया, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर साहब विष्णु प्रसाद जी थे, लेकिन उनके हाथ में कोई लालटेन नहीं थी और उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उनकी आंखें एकदम लाल और सूनी थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी गोमती के साए की थी। मास्टर जी, आप इस अंधेरे में यहां? मैंने डरते हुए पूछा। मास्टर जी ने हमारी तरफ देखा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप हमारे चबूतरे पर आकर बैठ गए। उनके कपड़े धूल से सने हुए थे। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मास्टर जी, ये क्या है? मोहन ने कांपती आवाज में पूछा। ये उसी दिन का पत्र है जो गोमती ने लिखा था। मैंने इसे पीपल के पेड़ के नीचे छिपा कर रखा था, लेकिन तुमने मुझे वापस वहां जाने पर मजबूर किया। अब वो याद केवल मेरे पास नहीं, तुम दोनों के पास भी रहेगी। मास्टर जी की आवाज बहुत भारी और कटी फटी लग रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस रात साए की थी। मैंने जैसे ही उस कागज को छुआ, मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। उस कागज पर लाल स्याही से लिखा था, रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ, मैं यहीं हूं। तभी मास्टर जी के पीछे से एक हल्की सी हंसी गूंजी। हमने देखा कि मास्टर जी की परछाई अब उनके साथ नहीं थी, बल्कि चबूतरे के पीछे अलग से खड़ी थी। वो परछाई गोमती की थी, जो मास्टर जी के कंधे पर हाथ रखे हुए थी। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बचाया था, लेकिन अब तुम दोनों को भी इस सफर का हिस्सा बनना होगा। हम दोनों वहां से भागने वाले ही थे कि अचानक चारों तरफ से वही पुकार गूंजने लगी, भाई साहब, भाई साहब। और राधापुर की गलियों का रास्ता हमेशा के लिए धुंध में खो गया। उस पुकार के गूंजते ही हमारे घर का चबूतरा मानो किसी दूसरी ही दुनिया में बदलने लगा। मास्टर जी की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उनका शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठने लगा था। भागो मोहन, मैंने चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन हमारे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। चारों तरफ धुंध इतनी घनी हो गई थी कि हमें अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी चबूतरे पर रखी वो पुरानी चिट्ठी हवा में उतरी और उसके जलने की महक आने लगी। उस चिट्ठी के जलते ही लाल स्याही के अक्षर हवा में तैरने लगे और एक डरावनी गूंज के साथ बोले, अब तुम कहीं नहीं जा सकते हरी, तुमने ही तो मुझे बुलाया था। मुझे याद आया कि बरगद के पेड़ के नीचे मैंने कहा था, हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। उस पल अनजाने में ही मैंने उस आत्मा को अपने पास आने की इजाजत दे दी थी। मोहन डर के मारे बेहोश होकर चबूतरे पर गिर पड़ा। मैंने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी पत्थर की तरह ठंडा हो गया था। अब मैं बिल्कुल अकेला था। मास्टर जी का शरीर अब पूरी तरह गोमती के नियंत्रण में था। उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उनके नाखूनों से खून टपक रहा था। मास्टर जी, ऐसा मत कीजिए, हम तो बस आपकी कहानी सुन रहे थे, मैं रोते हुए गिड़गिड़ाया।
मास्टर जी के गले से एक भयानक हंसी निकली जो पूरे गांव में गूंज रही थी। कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती हरी, जो उस रास्ते से गुजरेगा उसे अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। तभी दूर से किसी शंख और मंत्रों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे हमारे गांव के पुजारी जी रात की आरती कर रहे हों। जैसे ही मंत्रों की वो ध्वनि धुंध को चीरती हुई हमारे घर तक पहुंची, गोमती का साया एक जोर की चीख के साथ पीछे हट गया। मास्टर जी जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। मैंने बिना एक पल गवाए मोहन को अपनी पीठ पर लादा और मंत्रों की दिशा में भागने लगा। धुंध धीरे धीरे छटने लगी और गांव का मुख्य मंदिर दिखाई देने लगा। हम मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचे और पुजारी जी के चरणों में गिर पड़े। पुजारी जी ने हमारे माथे पर भस्म लगाई और एक पवित्र धागा हमारे हाथ में बांध दिया। पीछे मुड़कर देखा तो गांव की सीमा तक कोई साया नहीं था, लेकिन हवा में अभी भी वही कटी फटी फुसफुसाहट गूंज रही थी। मैं यहीं हूं, अगली शाम का इंतजार कर रही हूं। पुजारी जी ने हमें मंदिर के गर्भगृह में बैठाया। बाहर रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। मंदिर के बाहर से अब भी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे और हर झोंके के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई हमारी खिड़की के बाहर नाखून खरोच रहा हो। हरी बेटा, तुम दोनों ने उस रास्ते की छाया को अपने मन में बसा लिया है। ये सामान्य नहीं है। अब वे सिर्फ उस पुरानी सड़क पर नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे आ चुकी हैं। पुजारी जी की आवाज बहुत गंभीर और शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में भी एक अनजाना डर झलक रहा था। हमने मंदिर की जमीन पर मोहन को लिटाया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली, लेकिन उसकी पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थीं। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और उसने अपनी ही गर्दन को कसकर पकड़ लिया। मोहन, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। मैंने चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत थी कि उसने मुझे एक झटके में दूर फेंक दिया। मोहन के गले से एक भयानक भारी आवाज निकली। वो गोमती की आवाज थी, लेकिन इस बार उसमें मास्टर जी की आवाज भी मिली हुई थी। तुम मंदिर में छुप नहीं सकते हरी। मैंने तो बस शुरुआत की थी। अब ये राधापुर गांव मेरा हो चुका है। तभी मंदिर के बाहर का घंटा अपने आप जोर जोर से बजने लगा। हमने देखा कि मंदिर का मुख्य दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। बाहर कोई बहुत बड़ा साया जो मास्टर जी और गोमती का मिला जुला रूप लग रहा था, दरवाजे पर अपने खूनी हाथों से खरोच रहा था। दीवारें कांपने लगी और वहां रखे मिट्टी के दीपक एक एक करके बुझने लगे। पुजारी जी ने अपना त्रिशूल उठाया और मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन उन मंत्रों का असर उस साए पर होता नहीं दिख रहा था। साई ने एक जोरदार धक्का दिया और मंदिर का भारी लकड़ी का दरवाजा टूटकर अंदर आ गिरा। उस दरवाजे के मलबे से होते हुए वो साया हमारी ओर बढ़ने लगा। उसके ठीक पीछे मास्टर जी का बेजान शरीर एक कठपुतली की तरह हवा में लटक रहा था और उनकी सूनी आंखें हमें घूर रही थीं। मोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और मैं मंदिर के एक कोने में सिमट गया। साया मेरे बिल्कुल करीब आ गया और उसने अपना ठंडा बर्फ जैसा हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। अब रात कभी खत्म नहीं होगी हरी। वो फुसफुसाहट सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी और उसके साथ ही गांव की सारी रोशनी हमेशा के लिए गायब हो गई। मेरे कंधे पर उस ठंडे हाथ का वजन बढ़ते ही मेरे फेफड़े मानो काम करना बंद कर गए। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में भी मुझे वो धुंधली सफेद साड़ी और मास्टर जी का सूना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। रात अब कभी खत्म नहीं होगी हरी। वो फुसफुसाहट मेरे दिमाग में एक गूंज की तरह, हथौड़े की तरह बजने लगी। पुजारी जी कांपते हुए हाथों से हवन कुंड की राख मेरे ऊपर डालने लगे, लेकिन राख छूते ही राख में बदल गई। उन्होंने जैसे ही मंत्र पढ़ने के लिए अपना मुंह खोला, उस साई ने हवा में अपनी उंगलियां उठाईं और पुजारी जी का गला हवा में ही घुट गया। वो बेबस होकर जमीन पर गिर पड़े। मंदिर का गर्भगृह अब पूरी तरह से बर्फ और धुंध से भर चुका था। मोहन जमीन पर बेसुध पड़ा था और उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। गोमती का साया धीरे धीरे मेरे और भी करीब आ गया। उसके चेहरे की त्वचा गलने लगी थी और उसमें से हड्डियों का ढांचा दिखाई देने लगा था। मास्टर जी का शरीर एक झटके के साथ जमीन पर गिरा और उनकी लाल आंखें सीधे मेरी आंखों में गड़ गईं। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे गले से एक आवाज तक नहीं निकली। साई ने अपना दूसरा हाथ मेरे गले पर कस दिया। उनका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरे शरीर का खून मानो जम गया हो। तभी मंदिर का घंटा एक आखिरी बार जोर से बजा और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक भयानक अंधेरे ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया।
अगली सुबह जब राधापुर के लोगों ने मंदिर का दरवाजा खोला तो पुजारी जी बेहोश थे और मोहन फर्श पर पड़ा था, लेकिन मैं वहां नहीं था। आज भी जब गांव में सूरज ढलने लगता है और पुराना बरगद का पेड़ हवा में सरसराने लगता है तो लोगों को उस पुरानी सड़क पर सिर्फ दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक कुमती की और एक मेरी। राधापुर गांव के उस डरावनी रात के बाद अब कोई भी उस सड़क पर अकेला नहीं जाता, क्योंकि वे जानते हैं कि अब वहां का सन्नाटा हमेशा के लिए हमारा हो चुका है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां डेली सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।